आइए दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले पहला चैप्टर में ही है। बायोलॉजी काफी स्लो चल रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि स्पीड में लाए इसको। और अब तक कितना क्लास हुआ है? 3 क्लास हुआ है। सेल का कितना क्लास हुआ है? 4 क्लास। वीडियो देख ली, कितना वीडियो है? चौथा है। अच्छा, 3 क्लास हो गया है तो निश्चित रूप से आप 3 क्लास किए हैं तो ठीक बात है, नहीं किए तो आप कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल में, कहां पर है? न्यूक्लियस हो गया था। चलिए, हाँ देख रहे हैं, हो गया था। कहां पर होगा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अच्छा, न्यूक्लियस तो हो गया था। आइए दोस्तों, तो न्यूक्लियस तक हो गया था। अब नहीं देखे हैं तो फ्री सेक्शन में वीडियो पड़ा हो, उसको आप देख लीजिएगा और निश्चित तौर पर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अभी तक हम सेल के बारे में जो कुछ पढ़े हैं वो एक विकसित सेल के बारे में पढ़े हैं। अब तक हमने सेल के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर ली है कि सेल में कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो भिन्न भिन्न तरह के कार्यों को संपन्न करते हैं। और इस पृथ्वी पर अभी आप विभिन्न प्रकार के जातियों के पेड़ पौधे और जंतु को देखते हैं। ढेर टाइप के जंतु है, जातियां हैं जो आज आप देख रहे हैं पृथ्वी पर। तो इनका विकास एकाएक नहीं हुआ है। इनका विकास एकाएक नहीं हुआ। आज देख रहे हैं कितनी जातियां और ढेर टाइप के जंतु है। शहर में देख लीजिए, कुत्ता है, मानव है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे। तो आज पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, क्या इसका विकास एकाएक और अचानक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कि पृथ्वी निर्माण हुआ और सब जंतु ऊपर से नीचे गिर गए, रहने लगे। धीरे धीरे करके विकास हुआ है इस पृथ्वी पर। आज जो आप इतने प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के जातियों का पेड़ पौधे जो देख रहे हैं, इसका विकास अचानक नहीं हुआ है। इसका विकास क्रमिक रूप से हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, एक एक करके हुआ है। अर्थात पहले इस पृथ्वी पर मानव बंदर रहा है। बंदर लाखों करोड़ों वर्ष रहने के बाद उसमें परिवर्तन हो गया और वही बंदर क्या बना? मानव। इस तरह पहले एक जीव आए, उसी में परिवर्तन होते गया, उसी से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती गई। और आज जो हम देख रहे हैं वो विकास एक एक करके हुआ है। तो सेल के बारे में जब अभी तक जो हम जानकारी प्राप्त किए हैं वो एक विकसित कोशिकाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त की है। लेकिन पृथ्वी के निर्माण के बाद जो जीव सबसे पहले इस पृथ्वी पर रहने के लिए आए, उनका कोशिका उतना विकसित नहीं था। और पृथ्वी पर जो सबसे पहले कोशिका वाला प्राणी जो आया सबसे पहले कोशिका वाला जो प्राणी आया वो कौन था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस पृथ्वी का पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
हालांकि बैक्टीरिया से काफी पहले पृथ्वी पर कौन आ चुके थे? वायरस आ चुके थे, लेकिन वायरस में कोशिका नहीं होता है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप इसको कह सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले कोशिकीय प्राणी जो जीवन अपना शुरू किए वो कौन थे? बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का कोशिका उतने ज्यादा विकसित नहीं है आज भी, और जब ये पृथ्वी पर रहने आए तब भी। इस बैक्टीरिया का कोशिका यानी पृथ्वी पर जो जीव सबसे पहले अवतरित हुए उसकी कोशिका उतनी विकसित कोशिका नहीं थी जितनी कोशिकाओं के बारे में हम अभी तक पढ़े हैं। और अगर आप कोशिकाओं को विकास के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा, विकास के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आपको दो प्रकार के कोशिकाएं नजर आएंगे। एक है आपका क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है कौन? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। और इन सेलों में क्या अंतर है? तो जो सबसे मुख्य अंतर दोस्तों यही है, ये प्राचीन कोशिका है, बहुत पुराना कोशिका। अर्थात इस पृथ्वी पर कोशिका जो डेवलप्ड हुआ वो किस रूप में? प्रोकैरियोटिक रूप। पहली बार जो पृथ्वी पर जीव अवतरित हुए उसमें किस प्रकार की कोशिका थी? तो ये प्राचीन कोशिका थी और अविकसित कोशिका थी, यानी कि पूर्ण रूप से यह विकसित कोशिका। और धीरे धीरे जब प्रोकैरियोटिक जीव इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने लगे तो इनके कोशिकाओं में विकास होने लगा, और प्रोकैरियोटिक से ही एक नवीन प्रकार की कोशिका, एक विकसित प्रकार की कोशिका जन्म लिया। और वो क्या है? यानी कि प्रोकैरियोटिक प्राचीन कोशिका है, सबसे पुराना कोशिका है, पृथ्वी पर निर्मित होने वाली पहली कोशिका है। कौन? और प्रोकैरियोटिक से निर्मित होने वाली एक नवीन कोशिका है। कौन? यूकैरियोटिक है, यानी यूकैरियोटिक एक विकसित कोशिका है, तो वहीं प्रोकैरियोटिक क्या है? अविकसित कोशिका है। लेकिन अगर आप बात करिएगा कि यूकैरियोटिक का, तो यूकैरियोटिक कोशिका ही इस पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं दोस्तों, जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, सब में कैसा कोशिका है? ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको गिने चुने और केवल कितना? मोनेरा किंगडम, एक है किंगडम जिसका नाम है मोनेरा, और इस किंगडम में मुख्यतः आपको आते हैं कौन? बैक्टीरिया। कौन आते हैं? बस इसी ठो में, बस इसी बैक्टीरिया ठो में या बैक्टीरिया की और जो जातियां हैं उनमें ही क्या पाए जाते हैं, और बाकी सब में क्या पाए जाते हैं? तो अधिकांश जंतु और पेड़ पौधे में किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत कम जीवों में, और किसमें है? बैक्टीरिया। तो क्लियर हो गया बात? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं ना? तो कोशिकाओं को हम विकसित और अविकसित के आधार पर कितने प्रकार में विभक्त कर सकते हैं? इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन कोशिका का विकास हुआ? और प्रोकैरियोटिक से ही किसका विकास हुआ? यानी यूकैरियोटिक का विकास किससे हुआ? ठीक उसी तरह जिस तरह हम विकास की प्रक्रिया में ये कहते हैं कि मानव का विकास बंदर से हुआ है, ठीक उसी तरह यूकैरियोटिक का विकास। तो पृथ्वी पर का सबसे पुराना कोशिका क्या है? पृथ्वी पर का निर्मित होने वाला पहला कोशिका कौन है? प्रोकैरियोटिक किस प्रकार की कोशिका है? अविकसित कोशिका है। वहीं यूकैरियोटिक कैसा कोशिका है? समस्त जंतु और पौधे में कैसा कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल किस में? या आप कह सकते हैं मोनेरा किंगडम के जीवों में। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? अब आइए दोस्तों, ये तो मूल अंतर था। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का ये क्या था? मूल अंतर था। लेकिन इन मूल अंतरों के अलावे और भी कई अंतर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। तो आइए
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सभी अंतरों को समझने का हम प्रयास करते दोस्तों। वैसे नोट्स में हम पूरी तरह से अंतरों को समझ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको आप समझे कि नहीं समझे। अब आइए दोस्तों प्रोकैरियोटिक को समझते हैं। अल्लाह काय करते हैं आप लोग। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मूल अंतर क्या है आप समझ ही गए हैं, ठीक है। अब ये आईडी कार्ड चेक करेंगे ना तो खाली होगा, ठीक है। चलिए बैठने दीजिए ना हो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच मूल अंतरों को देखिए। सॉरी, मूल अंतर को हम देख चुके हैं, पूरे अंतर पर आते हैं। सबसे पहले ये कोशिका क्या है, सॉरी अविकसित कोशिका। ये कोशिका किस तरह का है, अविकसित कोशिका है, अविकसित कोशिका है। और दूसरा आप इधर देखिए क्या है, यह विकसित कोशिका है, जो डेवलप्ड कोशिका है, जिसमें अभी तक जितनी बात आप कोशिका के बारे में पढ़े हैं ना, वो किस कोशिका के बारे में पढ़े हैं, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़े। इसमें बहुत चीज का अभाव होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक प्राचीन है और ये नवीन है। पृथ्वी पर पहला विकसित होने वाला प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से विकसित होने वाला, इसका जो सबसे बड़ा अंतर, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं, वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा अंतर। अब यहां पर केंद्रक ना लिखकर हम वास्तविक केंद्रक लिखे हैं, तो वास्तविक केंद्रक का क्या मतलब हुआ। आपने देखा था क्या कि केंद्रक के चारों ओर, सेल के न्यूक्लियस के चारों ओर कितने मेम्ब्रेन थे, 2 मेम्ब्रेन थे ना। तो जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो तभी उसे वास्तविक केंद्रक कहेंगे। अगर केंद्रक के भीतरी संरचना कोशिका द्रव में तैर रही है लेकिन उसको घेरने वाला झिल्ली नहीं है, तब वो वास्तविक केंद्रक। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं, अर्थात झिल्लियों से घिरा हुआ केंद्रक। इसमें केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जालिका होता है, वो क्रोमेटिन जालिका इसमें है, क्रोमेटिन जालिका होता है दोस्तों, लेकिन क्रोमेटिन जालिका के चारों तरफ झिल्ली, वो कोशिका द्रव में बिखरा पड़ा रहता है। तो इसीलिए आप केंद्रक का कुछ, यानी कि न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस का जो कुछ पार्ट है वो प्रोकैरियोटिक में है, लेकिन वह पार्ट झिल्लियों से घिरा ना होने के कारण हम कहते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। वास्तविक केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। और ये जो यूकैरियोटिक है, इसमें क्या होते हैं, वास्तविक केंद्रक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वास्तविक केंद्रक होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं दोस्तों, वास्तविक केंद्रक होते हैं। क्लियर हो गया। वास्तविक केंद्रक अगर एक सेल में झिल्लियों से घिरा न्यूक्लियस है तो निश्चित ही वो कौन है, यूकैरियोटिक है। अगर झिल्लियों से घिरा न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद आइए कि जो महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल था, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़े थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े थे। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडी, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी संरचनाएं जो है, यह केवल किसमें है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे संरचनाएं केवल यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है।
या हम सीधे सीधे कहे तो सेल ऑर्गेनल के नाम पर, सेल ऑर्गेनल के नाम पर सिर्फ प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल के रूप में केवल एक संरचना है, वो कौन? राइबोसोम के अतिरिक्त अन्य सभी संरचनाओं का अभाव होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में सभी संरचनाओं का अभाव होता है। किसमें? और राइबोसोम भी जो होता है ना प्रोकैरियोटिक का, वो यूकैरियोटिक की तरह बड़ा नहीं होता, छोटा वाला राइबोसोम होता है। अर्थात इसमें 70 एस राइबोसोम होता है और इसमें क्या होता है? 80 एस राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस और यूकैरियोटिक में 80 एस। एस सेडरबर्ग यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस तरह हम द्रव्यमान को तोलने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह राइबोसोम के आकृति के माप के लिए सेडरबर्ग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और सेडरबर्ग यूनिट में प्रोकैरियोटिक वाला जो राइबोसोम होता है वो 70 एस वाला होता है, यूकैरियोटिक वाला क्या होता है? 80 एस वाला होता है। दोस्तों क्लियर है? अंतर समझ रहे हैं ना आप? उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर होता है क्रोमोसोम को लेकर, गुणसूत्र को लेकर। किसी भी कोशिका की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। माता पिता के लक्षण जो उनके बच्चों में हस्तांतरित होते हैं वो कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए अलग चैप्टर बना हुआ, उसमें हम समझेंगे इस बात को, लेकिन गुणसूत्र के द्वारा होता है। और जब प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे ना, एक तो प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम होता है, केवल एक। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम की संख्या केवल एक होता है। जब भी यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम होगा एक से अधिक ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, एक से अधिक होगा। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम मात्र कितना होता है? एक होता, मात्र एक। कोई भी प्रोकैरियोटिक हो, केवल एक क्रोमोसोम। जबकि यूकैरियोटिक में जब भी क्रोमोसोम होगा एक से अधिक होगा, यानी कम से कम 2 होगा, एक नहीं होगा। तो क्रोमोसोम को लेकर अंतर है। और दोस्तों क्रोमोसोम जो बनते हैं ना वो 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल्स का बने होते हैं और एक दूसरा किसका बना होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के गुणसूत्र में डीएनए तो रहते हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते। यानी आप कहिएगा कि प्रोकैरियोटिक का क्रोमोसोम भी है ना, यो यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम से कम विकसित है। प्रोकैरियोटिक के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है, क्योंकि आप जानते हैं गुणसूत्र का निर्माण कोई प्रोटीन कर रहा है तो वो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले क्रोमोसोम में, जबकि यूकैरियोटिक वाले में क्या होते? तो इतने अंतर है, आप समझ ही गए होंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पृथ्वी पर जो जीव, सबसे पहले समझना है कि पृथ्वी पर आज जो हम इतने जातियों के जंतु एवं पेड़ पौधे को देखते हैं, इसका विकास एकाएक नहीं हुआ है। इसका विकास क्रमिक रूप से हुआ है, धीरे धीरे हुआ है और विकास अब भी चल रहा है। दोस्तों विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इन विकास की प्रक्रियाओं में जो जीव पृथ्वी पर सबसे पहले आए उनके कोशिका बहुत कम विकसित था और उन्हीं बहुत कम विकसित कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोले हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका निर्मित होने के बाद उसमें परिवर्तन होता रहा और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, लाखों करोड़ों वर्ष अंदाजन के बाद प्रोकैरियोटिक से ही क्या निर्मित हुआ? यूकैरियोटिक निर्मित हुआ। और जब यूकैरियोटिक निर्मित हुआ तो उसी से विभिन्न प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण हुआ। यानी प्रोकैरियोटिक बहुत कम विकसित कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक बहुत अधिक विकसित कोशिकाएं हैं। और विकसित का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे कि कोशिकाओं के अंदर की जो समस्त गतिविधियां हैं वो केंद्रक के यानी कि न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। और इसी कारण हम न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। कोशिका के अंदर की जितनी भी गतिविधियां हैं, कोशिका के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल है, उन सभी के कार्यों को सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता था। इसलिए हम उस न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बोले थे।
और जब आप प्रोकैरियोटिक पाते हैं वहां न्यूक्लियस ही गायब है, तो यानी कि ब्रेन ही नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस सेल में ब्रेन वाला ही स्ट्रक्चर ना हो वह कितना कम विकसित कोशिका है। क्लियर हो गया? सेल ऑर्गेनल के नाम पर प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम पाए जाते हैं। वो राइबोसोम भी यूकैरियोटिक वाला राइबोसोम से छोटा होता है, 70S होता है। एक अंतर कोशिका भित्तियों को लेकर है। अब देखे थे कि पौधे के जो यूकैरियोटिक कोशिका थे उसमें सेलुलोज का बना एक बहुत मजबूत सेल वाल था। प्रोकैरियोटिक कोशिका भी सेल वाल युक्त कोशिका होती है, अर्थात प्रोकैरियोटिक वाला में भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन वो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई, कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट का बना होता, लेकिन सेलुलोज का बना हुआ। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में एक समानताएं भी है दोस्तों कि दोनों में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका भित्ति के बनावट में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक वाला जो कोशिका है या जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है, क्योंकि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका है, वो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति अर्थात प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती। किससे बनी होती है उसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के ही बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी है। कोई दिक्कत नहीं ना? जीवाणु में किस प्रकार की कोशिका? अविकसित कोशिका में कौन? प्रोकैरियोटिक। अब कभी कभी सवाल देगा कि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो जीवाणु वो सारे गुणों को धारण करेगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। अब आपसे पूछेगा क्या जीवाणु में वास्तविक केंद्रक होते हैं? नहीं होते। क्यों? तो उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या जीवाणु में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जैसे संरचना होगा? नहीं होगा। और एक और अंतर को आप समझिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाले में दोस्तों, कि आप जानते हैं कि कुछ प्रोकैरियोटिक जीव भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लू ग्रीन अलगी का। किसका नाम आता है? ब्लू ग्रीन अलगी का, यानी नील हरित शैवाल। इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। दूसरा नाम क्या है? आप जो भी कह लीजिए, एक ही, यानी एक दूसरे का पर्यायवाची। यह बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज प्रकाश संश्लेषण तब करेगा जब उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। इसके अभाव में, ठीक है, इसके अभाव में, क्लोरोफिल के अभाव में क्लोरोफिल के अभाव में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। और जब हम पौधे के यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात किए थे दोस्तों, तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या था? प्लास्टिड। और प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण था क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्या था? क्लोरोफिल था। पौधे में क्लोरोप्लास्ट था और क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्या था? क्लोरोफिल था। कहां पर था वो भी हम देखे थे, और इस कारण वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे। लेकिन हम जब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम छोड़कर कुछ भी नहीं है, यानी प्लास्टिड भी नहीं है, यानी क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो प्रकाश संश्लेषण करते उसमें क्लोरोफिल होते हैं। अंतर यह है दोस्तों कि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल होते हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट क्लोरोफिल पिगमेंट रहते हैं कोशिका तरफ में। यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्लोरोफिल डायरेक्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ये एक भी अंतर, ये भी आप समझिए। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों आगे के टॉपिक पर। आगे है हमें समझना प्लांट
एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल। दोस्तों पौधे और जंतु, प्लांट और एनिमल के सेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत समानताएं हैं। और समानता इस कारण कि दोनों में ही कैसा सेल है, यूकैरियोटिक सेल ही है। अगर आप पौधे के संरचना को देखिएगा तो निश्चित रूप से जंतुओं से बिल्कुल अलग है। और पौधे और जंतुओं के संरचनाओं का अलग होने का कारण पौधे के उत्तक है, न कि पौधे की कोशिकाएं। जो कोशिकाओं से पौधे का शरीर निर्मित है, उसी कोशिकाओं से जंतु का भी शरीर निर्मित है। और दोनों में ही कैसा कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो पौधे और जंतु दोनों ही विकसित अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए, और दोनों के कोशिकाएं लगभग समान होते हैं। लेकिन कुछ कोशिकीय संरचनाओं को लेकर, कुछ सेल ऑर्गेनल को लेकर दोनों के बीच अंतर है। वो पढ़ने के क्रम में भी हम देखे थे। यानी पौधे का जो यूकैरियोटिक है उसमें कुछ स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर एनिमल के यूकैरियोटिक में नहीं है। और कुछ स्ट्रक्चर एनिमल के यूकैरियोटिक में है, तो वे पौधे के यूकैरियोटिक में। तो पौधे और जंतु के कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों में एक ही तरह का कोशिका है। कौन अंतर है दोनों की कोशिका में, तो कोशिका के संरचनाओं को लेकर अंतर है। कोशिका के संरचनाओं को लेकर अंतर है। कुछ सेल ऑर्गेनल प्लांट के यूकैरियोटिक में है, कुछ एनिमल के यूकैरियोटिक में है। या जो प्लांट वाला में है उसमें एनिमल का अभाव है, कुछ प्लांट वाला में है, कुछ एनिमल वाला में है तो वो उसका प्लांट में अभाव है। अब कौन कौन अभाव है इसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर दोस्तों किसको लेकर है, सेल वॉल को लेकर है। किसको लेकर है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को लेकर है। कोशिका भित्ति को लेकर है। कोशिका भित्ति केवल किस कोशिका में था, पौधे में था, लेकिन जंतु में नहीं था। पौधे में था लेकिन जंतु में। पहला अंतर इसको लेकर है। दूसरा अंतर है दोस्तों कि पौधे के सेल में सेल वॉल होने के कारण पौधे के सेल की आकृति जो होती है दोस्तों, शेप और साइज जो होता है प्लांट का सेल का, वो निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन सेल वॉल के अभाव में जो एनिमल के सेल का आकृति है वो उतना कांस्टेंट नहीं रह पाता है जितना किसका रहता है, पेड़ पौधे का। यानी सेल वॉल के कारण पौधों के कोशिकाओं की आकृति, शेप और साइज निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, जबकि उतना कांस्टेंट एनिमल का सेल नहीं हो पाता। आकृति तो आप समझ गए हैं, शेप। साइज को समझिए कि साइज क्या होता है। तो साइज को लेकर अंतर यह है कि पौधे के कोशिका का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। और जंतु का उससे क्या होता है, छोटा होता है। पौधे का कोशिका बड़ा होगा या जंतु का, तो पौधे के कोशिकाएं बड़े बड़े होते हैं, सिवाय जंतु के कोशिका के तुलना में पौधे की कोशिकाएं बड़े बड़े होती हैं। एक अंतर इसको लेकर है। अगला अंतर है कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ भी दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। हालांकि पौधे में भी ग्रोथ कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है, एनिमल में भी ग्रोथ कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से ग्रोथ होता है। और ग्रोथ की जब बात करिएगा, पौधे में ग्रोथ होता है कोशिका का आकार बढ़ने से। ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका विभाजन होके बाद एक नया कोशिका जो बना वो इससे जुट गया और एक बड़ा कोशिका बन गया। फिर कोशिका विभाजन होने के बाद एक नया कोशिका बना और फिर ये जुट गया, ये बड़ा कोशिका हो गया। तो पौधे का जो वृद्धि है
वो इस बात पर डिपेंड है कि कोशिका विभाजन होने के साथ साथ कोशिका का आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसके उलट आप जंतुओं की बात करिएगा, उसमें वृद्धि कोशिका का आकार बढ़ने से नहीं, कोशिका के संख्या बढ़ने से होता है। कोशिका के संख्या बढ़ने से कोशिका विभाजन होते जाता है और कोशिकाओं की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। कोशिकाओं की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। कोशिका का आकार बढ़ने से होता है, कोशिका का आकार बढ़ने से, सॉरी, संख्या बढ़ने से। जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से क्या होती है, यानी ग्रोथ का तरीका भी दोनों के कोशिकाओं में क्या है, अलग अलग है। हालांकि ग्रोथ का जो मैकेनिज्म है वो सेम है और वो ग्रोथ कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन क्या है हम देखेंगे, थोड़ा बहुत हम पढ़े हैं इसके बारे में। तो वृद्धि जो होता है पौधों में वो कैसे होता है, कोशिका के आकार बढ़ने से या कोशिका की संख्या बढ़ने से। पौधे में वृद्धि कैसी होती है, तो कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है। इसके उलट जंतुओं में वृद्धि कैसी होती है, कोशिका के संख्या बढ़ने से होता है। कोशिका के, तो बात देख रहे हैं ना, कोशिका, सॉरी, पौधे के सेल में सेल वाल है लेकिन जंतु में सेल वाल। पौधे में सेल वाल होने के कारण पौधे के कोशिका का जो शेप होता है, आकृति होता है, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन एनिमल के सेल की आकृति कांस्टेंट नहीं रह पाती है। आकार, साइज की हम बात करेंगे तो पौधे के सेल का साइज बड़ा और जंतु के सेल का साइज। वृद्धि की भी हम बात करेंगे तो पौधे और जंतु के कोशिकाओं में वृद्धि का तो मैकेनिज्म एक ही है, कोशिका विभाजन, लेकिन अलग अलग तरीके से वृद्धि होती है। जहां पौधे में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है, वहीं जंतुओं में वृद्धि कोशिकाओं के संख्या बढ़ने से। अगला जो प्रमुख अंतर है दोस्तों स्ट्रक्चर को लेकर, वो स्ट्रक्चर है एक प्लास्टिड, दूसरा सेंट्रोसोम और सातवां आपको है वैक्यूल। ठीक है, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम और वैक्यूल, ये तीन स्ट्रक्चर। वैक्यूल यानी प्लास्टिड यानी लवक, सेंट्रोसोम को हिंदी में भी सेंट्रोसोम कहते हैं, अब वैक्यूल यानी कि रसधानी। ये तीन स्ट्रक्चर को लेकर बहुत अंतर है पौधे और जंतुओं के कोशिकाओं में। और क्या अंतर, हमको नहीं लगता कि आप नहीं को पता नहीं होगा। प्लास्टिड प्लांट में है, एनिमल में। सेंट्रोसोम एनिमल में है, प्लांट में। वैक्यूल प्लांट में है, बहुत बड़ा है, जंतु में है, नहीं है, और है भी तो बहुत छोटा है। वैक्यूल यानी कि रसधानी पौधे में होते हैं, सभी पौधे की कोशिकाओं में होते हैं और काफी बड़े होते हैं। और जंतु की कोशिका को अगर हम बात करें तो जंतुओं की कोशिका में रसधानी यानी वैक्यूल नहीं होते हैं, होते भी तो बहुत छोटे होते। तो क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। पौधे और जंतु के कोशिकाएं में ज्यादा असमानताएं नहीं है, क्योंकि दोनों में ही यूकैरियोटिक कोशिका ही है। पौधे भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित है और जंतु भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल, कुछ कोशिकीय संरचनाओं को लेकर अंतर है और उन कोशिकीय संरचनाओं में अंतर होने के कारण कुछ और अंतर उभर कर सामने आ जाते हैं। तो प्लांट और एनिमल का सेल में जो भी अंतर है वो आप समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्लांट और एनिमल सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर अब चर्चा हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और सभी पदार्थ इसमें कोशिका द्रव भरे रहते हैं। इसमें क्या भरे रहते हैं, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं। साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं। साइटोप्लाज्म में ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन होते हैं वो आप जान चुके हैं। और इन कोशिकाओं द्रव, इस कोशिका द्रव के, ठीक है, इस
कोशिका द्रव के एक भाग से दूसरे भाग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक लगातार भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होते रहता है। लगातार अगर कोशिका जीवित है तो कोशिका द्रव के भीतर सभी पदार्थ एक जगह से उठकर दूसरे जगह पर जाते आते रहते हैं और बहुत से पदार्थ कोशिका से बाहर निकलते रहते हैं, बहुत से पदार्थ कोशिका के अंदर जाते रहते हैं। तो ये काम आखिर होता कैसे है? कोशिकाओं के अंदर भिन्न भिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्टिंग, कोशिका के अंदर बाहर होने वाले पदार्थों का ट्रांसपोर्टिंग कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टिंग करने वाले यूनिट भी था, कुछ हम पढ़े थे, जैसे गोल्जी बॉडी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये ट्रांसपोर्टिंग के काम को संभाल लेते। लेकिन वो ट्रांसपोर्टिंग का काम किस प्रकार करते? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भिन्न भिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जाना या भिन्न भिन्न पदार्थों के कोशिका के अंदर बाहर निकालना बिना ऊर्जा खर्च किए ही होता है, बिना ऊर्जा किए ही होता है। कोई एनर्जी लॉस नहीं होता इसमें। कोशिकाओं के कोशिका द्रव में भिन्न भिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह आने में, भिन्न भिन्न पदार्थों के कोशिका के बाहर और अंदर आने में, अर्थात कोशिका के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य होता है दोस्तों, उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। यानी एक जगह से दूसरे जगह पदार्थ चल भी गया, कोई एनर्जी भी खर्च, तो गजब का टेक्नोलॉजी नहीं है जी? है बिना ईंधन का गाड़ी चल रहा है तो गजब का टेक्नोलॉजी है। तो ये काम होता है। अब आप जानिए कि ऐसी कौन सी ऐसी विधि है जो बिना ऊर्जा खर्च किए ही ट्रांसपोर्टिंग को अंजाम दे देता है? तो दोस्तों ऐसी दो विधि है, एक का नाम है डिफ्यूजन और दूसरा का नाम क्या है? ओस्मोसिस है। यानी कि एक का नाम विसरण है और दूसरा का नाम क्या है? परासरण है। कोशिकाओं के कोशिका द्रव में भिन्न भिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, कोशिकाओं से भिन्न भिन्न पदार्थ का अंदर आना या बाहर निकालना जो होता है वो बिना ऊर्जा खर्च किए या तो विसरण के द्वारा होता है या फिर परासरण के द्वारा होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं विसरण और परासरण क्या है, तो एक बात तो आप जान ही गए हैं कि ये परिवहन का एक मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्टिंग का एक तरीका है। यानी विसरण के द्वारा कोई पदार्थ बिना ऊर्जा खर्च किए एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा, परासरण के द्वारा भी कोई पदार्थ बिना ऊर्जा खर्च किए एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा। और ऐसा परिवहन जिसमें कोई ऊर्जा ना खर्च हो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और दोनों ही निष्क्रिय परिवहन के उदाहरण है, विसरण भी और परासरण। तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव में विभिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जाना या फिर कोशिका के अंदर बाहर निकलने की प्रक्रिया किस किस के द्वारा होती है? विसरण और, अब आप कहिएगा विसरण परासरण है क्या? तो परिवहन के ये वो तरीके हैं जिसमें बिना ऊर्जा खर्च किए ही पदार्थ एक जगह से। तो आइए अब समझते हैं विसरण को, फिर समझेंगे किसको? परासरण को। आइए विसरण को समझते हैं। डिफ्यूजन यानी क्या? विसरण।
अब ध्यान दीजिए कि विसरण तो ट्रांसपोर्टिंग का तरीका है। अब तो ये बात तो समझ ही गए है ना, ऊर्जा भी खर्च इसमें नहीं होगा, समझ ही गए ना। तो विसरण के द्वारा किन पदार्थों का परिवहन होता है? तो विसरण के द्वारा ठोस पदार्थों का भी परिवहन होता है, उसके बाद विसरण के द्वारा द्रव पदार्थों का परिवहन होता है, और विसरण के द्वारा गैसीय पदार्थों का परिवहन होता है। यानी विसरण के द्वारा तीनों ही टाइप के पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जा सकते। अब विसरण कैसे होता है? तो विसरण में कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस क्यों ना हो, द्रव क्यों ना हो, गैस क्यों ना हो, वो अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, हाई कंसंट्रेट एरिया से लो कंसंट्रेट एरिया की तरफ जाते हैं। यानी किसके तरफ जाते हैं? निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। और यहां पर एक चीज समझना है, सांद्रता का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप गाढ़ापन से लगाइए। किससे? जो जितना गाढ़ा है वो उतना ज्यादा क्या है? सांद्र है। उदाहरण के लिए आप जल जो है वो भी लिक्विड है, और शहद वो भी लिक्विड है। अगर आपसे पूछे कि जल और शहद में ज्यादा सांद्र कौन है? शहद। तो सांद्रता समझ गए ना। सांद्रता का मूल अर्थ, हालांकि सांद्रता केमिस्ट्री का विषय हो जाता है, लेकिन आप समझिए सांद्रता का मूल अर्थ गाढ़ापन से ही लगाया जाता है। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा है वो उतनी ही ज्यादा क्या है? सांद्र है। तो जब कोई पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? और ये तब तक गमन करते रहेंगे जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर, ये विसरण तब तक होते रहेगा जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर, अर्थात अगर दोनों तरफ सांद्रता बराबर है तब विसरण संभव। यानी विसरण के लिए यह आवश्यक है, डिफ्यूजन के लिए आवश्यक है कि एक भाग में अधिक सांद्रता होनी चाहिए, दूसरे भाग में। क्लियर हो गया? समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना। तो विसरण में कौन से पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं? विसरण में पदार्थ किधर से किधर जाते हैं? अधिक सांद्रता से। विसरण तब तक होते रहेगा जब तक दोनों तरफ सांद्रता बराबर। सांद्रता का समुचित रूप से आप समझे कि नहीं? गाढ़ापन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और विसरण के द्वारा ही पौधे श्वसन करते हैं। विसरण के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं आपको समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक कोशिका है और कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होगा तो ऑक्सीजन का उपयोग होगा और क्या बनेगा? CO2 बनेगा। कोशिका में श्वसन होते रहेगा तो CO2 की मात्रा क्या होगी? CO2 की मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? जबकि कोशिका के बाहर का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम। कोशिका के अंदर श्वसन होता गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता गया? बढ़ता गया, जबकि बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट है। तो जब कोशिका के अंदर श्वसन बहुत ज्यादा, एक कोश के जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में कोशिका इस तरह का जो क्रिया होता है फेफड़ों में होता है, और सेम यही विधि के द्वारा होता है। जैसे जीवाणु जितने भी एक कोश के जीव है उसमें कोई अंग नहीं लेते, कोई अंग, लेकिन उसमें श्वसन होता है। तो बिना अंगों के अभाव में वो श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? विसरण विधि के द्वारा करते हैं। कैसे? तो वही बता रहे हैं आपको। कोशिका के अंदर श्वसन हुआ तो क्या निर्माण हुआ? और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसन होने के दौरान क्या होते जाएगा? और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएगा? ज्यादा का मतलब सांद्रता क्या हो गया? ज्यादा। बाहर में सांद्रता क्या है? शुरू क्या होगा? किधर से किधर जाएगा? अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया।
ऊर्जा भी खर्च, बाहर भी, है ना गजब का टेक्नोलॉजी। इसे ही कहते हैं विसरण। ऊर्जा भी खर्च नहीं होगा, ट्रांसफर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? हमको लगता है विसरण आप समझ चुके होंगे क्या? हाँ, विसरण समझे ना? हाँ, क्या? हाँ, बहुत मात्रा में नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट रहता है? अब मानव का बात करें, एक कोष के जीव का, किसका बात कर रहे हैं? कोशिका का श्वसन होते रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? लगातार बनते नहीं रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बनने के कारण यह क्या हो गया है? ज्यादा हो गया कोशिका के अंदर, यानी उसकी सांद्रता क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है। अब बाहर में उसकी सांद्रता क्या है? कम हो गया, तो विसरण क्रिया शुरू होगा। यानी कि पेड़ पौधे के भी जो कोशिकाएं होते हैं, पत्तियां जो होते हैं, विसरण विधि के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या ऑक्सीजन लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं एक दूसरी प्रक्रिया, ओस्मोसिस, परासरण। परासरण क्या है, ओस्मोसिस क्या है? तो ये भी ट्रांसपोर्टिंग का एक तरीका है। ये भी ट्रांसपोर्टिंग का क्या है? और ये ट्रांसपोर्टिंग भी होगा तो बिना ऊर्जा खर्च किए होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन यह ट्रांसपोर्टिंग विसरण से कुछ अलग है दोस्तों। अलग इस मायने में है कि विसरण जो था उसमें ठोस पदार्थों का भी परिवहन हो रहा था, द्रव पदार्थों का भी परिवहन होता है, गैसीय पदार्थ का परिवहन हो रहा था। लेकिन इसमें अगर परिवहन होगा तो केवल और केवल किसका? जल का। यानी ऑस्मोसिस के द्वारा केवल जल ही एक जगह से दूसरे जगह जाते, जल के अलावे अन्य किसी भी पदार्थों का परिवहन परासरण के द्वारा संभव नहीं है। तो परासरण के द्वारा कैसे पदार्थ का, यानी किसका ट्रांसपोर्टिंग होगा? यानी जल ही एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो परासरण विधि द्वारा पानी एक जगह से दूसरे जगह, और खासकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। परासरण वह विधि है दोस्तों, परासरण वह विधि है जिसमें जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। विसरण में कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा था, लेकिन परासरण ठीक इसका उल्टा है कि इसमें जा भी रहा है कौन? पानी, और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक। हल्ला मत करिए, समझा रहे आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम इसे दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन से है। क्या है? गाढ़ापन। कम सांद्रता मतलब कम गाढ़ा, और कम गाढ़ा का मतलब है कि पानी ज्यादा है ना जी? कम गाढ़ा कम सांद्र मतलब कम गाढ़ा, और कम गाढ़ा मतलब उसमें पानी ज्यादा है, अन्य पदार्थ उसमें बहुत कम है, इसीलिए कम गाढ़ा है। तो कम सांद्रता का मतलब हुआ 1 बिलियन की सांद्रता कम है, मतलब उसमें पानी क्या है? अधिक। बात को समझ गया? इसी के तरह अधिक सांद्रता का मतलब अधिक गाढ़ा। कोई चीज बहुत अधिक गाढ़ा है तो पानी कम है कि नहीं जी? पानी ज्यादा पानी कम। तो इसको हम एक इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं परासरण,
कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल अपने ज्यादा या अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने कम वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? आप परासरण को दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें केवल जल के अणु ही गमन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्या और कोई अणु करते हैं? नहीं करते हैं। केवल जल के अणु ही एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरह गमन करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि परासरण में जल गमन करते हैं किधर से किधर? अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने। और ये तो पता लग ही गया होगा कि कब तक ये कांड होते रहेगा, जब तक दोनों तरफ जल की मात्रा समान न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया चलते रहेगी। अब एक चीज दोस्तों और हमें समझना है, उसके बिना परासरण संभव ही नहीं है। परासरण में जो आप देख रहे हैं कि जल गमन हो रहा है, यह तब हो सकता है जब इसके बीच हम लगा दे क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दे, यानी अर्ध पारगम झिल्ली के बिना परासरण संभव ही। अर्ध पारगम झिल्ली नहीं लगा दीजिएगा तो विसरण होगा, परासरण संभव। यानी कि अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले जलों के बीच या दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के बीच अगर अर्ध पारगम झिल्ली नहीं है तो विसरण होगा, और अर्ध पारगम लगा दिए तो क्या होने लगेगा? अपरासरण भी तब होगा। अपरासरण तब तक होते रहेगा जब तक दोनों की तरफ पानी बराबर। तो अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना परासरण संभव। परासरण में केवल एक जगह से दूसरी जगह कौन जाते हैं? पानी किधर से किधर जाते हैं, या पानी किधर से किधर जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। और जैसे जैसे परासरण होते रहता है, जैसे जैसे परासरण होते रहता है दोस्तों, विलयन के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होते रहता है। परासरण के कारण विलयन के अंदर उत्पन्न होने वाले दाब को ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं। और जब ऑस्मेटिक प्रेशर की मात्रा एक निश्चित सीमा तक हो जाती है तब परासरण अपने आप क्या होता है? रुक जाता है। यानी परासरण का कंट्रोलिंग सेल्फ होता है। परासरण प्रक्रिया अपने आप खुद को कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हृदय यह काम करता है, अपने आप अपने धड़कन को कंट्रोल करता है। तो परासरण जो होता है उस पर कोई अन्य सिस्टम का कंट्रोलिंग नहीं है, उस पर परासरण का खुद का कंट्रोलिंग है, और वो कंट्रोलिंग ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होकर होता है, परासरण दाब बनने के कारण होता है। क्लियर हो गया? परासरण समझ गए दोस्तों, विसरण भी समझ गए हैं। कई सारे एग्जाम्पल हम दिए हैं परासरण और विसरण का, उसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है दोस्तों। बिना याद किए कुछ होगा ही, कुछ होगा भी तो उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, होने का मतलब है जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो, समाज में मान सम्मान मिले। कुछ ऐसा मिल गया जिससे ना जिंदगी बन रही है ना समाज में मान सम्मान मिला है, हर जगह थू थू हो रहा है, तो फिर उसको पाने से बेहतर है कि संन्यास ग्रहण कर लिया जाए, बनारस चला जाए। क्या हल्ला मत करिए। आइए दोस्तों उदाहरण पढ़ लीजिएगा ना। कोई बायोलॉजी में रत्ती भर समझ रहे हैं? मुगलई भाषा है, बहुत कम से कम या बहुत कम का 1000वां भाग कर दीजिए तो क्या निकलेगा? रत्ती भर। वो भी आपको बायोलॉजी में दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, विसरण को समझे ना। तो विसरण परासरण हम समझ चुके हैं। अब हम एक ऐसे 3 विलयनों पर विचार करेंगे जिसमें भिन्न भिन्न तरह से कोशिकाओं को डाला जाएगा
और हम देखेंगे कि उन बिलियन में कोशिकाओं को डालने से कोशिका के साथ कौन सी घटना घटती है। 3 प्रकार के बिलियन पर हम बात करेंगे। क्लियर है? तो 3 प्रकार के बिलियन पर हम बात कर रहे हैं और ये 3 प्रकार के बिलियन कौन कौन है ये भी देखेंगे। और ये बिलियन में इस संदर्भ में हम देखेंगे कि इन बिलियनों में अगर हम कोशिका को डाल दे, कोई भी कोशिका, प्लांट या एनिमल, कोई भी कोशिका, तो उस कोशिका के साथ क्या घटना घटती है। और बिलियन में आपका पहला बिलियन है आइसोटोनिक। बिलियन में आपका पहला बिलियन क्या है दोस्तों? आइसोटोनिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समपराशरी बिलियन। अब पहले यही समझना है कि समपराशरी बिलियन है क्या। ऐसा बिलियन जिसकी सांद्रता आइए दोस्तों, आवाज पहुंच रही है? तो बदल के पहले से काहे रखता है क्या? फिर कैसे आ गया? जा रही आवाज? और बैटरी लाओ दूसरा, बीच में सड़ जाता है, क्या प्रॉब्लम है? जाओ बोल दो ऊपर, बोलोगे अब बीच से बैटरी सड़ता है। आइए, समपराशरी बिलियन। बिलियन की सांद्रता, ऐसा बिलियन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के क्या हो? बराबर हो। अब जानते कोशिका के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होते हैं ना। तो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होते हैं उसकी भी अपनी एक सांद्रता होती है, होती होगी कि नहीं होती होगी? तो अगर एक ऐसा बिलियन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के सांद्रता के बराबर है, इक्वल है, तो ऐसे ही बिलियन को क्या कहते हैं? समपराशरी। यानी समपराशरी बिलियन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता के क्या होता है? बराबर होता है। और अगर हम समपराशरी बिलियन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक कोशिका को गिरा दे तो क्या होगा? तो कोशिका द्रव और दोनों की सांद्रता क्या है? बराबर है। और आप जानते हैं कि सांद्रता बराबर रहने के बाद ना तो विसरण संभव है, न ही विसरण और परासरण दोनों के लिए सांद्रताओं का डिफरेंस होना क्या है? जरूरी है कि नहीं है?
तो अगर हम समपराशरी विलयन में डालेंगे कोशिका को, तो विलयन और कोशिका के कोशिका द्रव्य के बीच न तो विसरण होगा न ही परासरण होगा। अर्थात समपराशरी विलयन में डालने पर कोशिका जस के तस रहता है, उसके आकृति आकार में कोई परिवर्तन नहीं। अब आपसे अगर पूछ दे कि एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका के आकृति आकार या आयतन में कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा, तो वो विलयन कैसा है? आइसोटोनिक। या एक समपराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका के साथ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जस के तस रहता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन वो विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव्य से कम हो। सांद्रता की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ऐसा विलयन जिसका सांद्रता कम है, किसके सांद्रता से? तो कोशिका के। तो वैसे ही विलयन को क्या कहेंगे? अल्प पराशरी विलयन कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ गए ना? तो जिस विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव्य की सांद्रता से ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव्य से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अल्प पराशरी विलयन। अब आइए हम देखते हैं कि अल्प पराशरी विलयन में किसी चीज को डालने पर क्या हो रहा है। हमने एक बर्तन लिया और उसमें हम डाल दिए क्या? कोशिका। और विलयन कैसा है? अल्प पराशरी की बाहर में सांद्रता क्या है? कोशिका के भीतर क्या है? ज्यादा है। कोशिका झिल्ली क्या होता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली क्या है? अर्ध पारगम है। तो शुरू क्या होगा? यहां पर क्या होगा? परासरण में कौन गमन करेंगे? जल के अणु अधिक से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे कि नहीं? यानी जल के अणु कोशिका के कोशिका द्रव से निकलकर कहां आ जाएंगे? अल्प पराशरी विलयन में आएंगे कि ना आएंगे? परासरण आप समझ गए। परासरण में जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता विलयन का है, अधिक सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव का है। और कोशिका झिल्ली किसकी भूमिका निभाता है? कोशिका झिल्ली किसकी भूमिका निभाता है? अर्ध पारगम होने से परासरण होगा कि नहीं होगा? परासरण होगा तो जल के अनुगमन करेगा कि नहीं करेगा? और जल के अनुगमन करेगा किधर से किधर? यानी कि कोशिका द्रव से बाहर। अब अगर कोशिका का सारा जल निकल जाएगा, कोशिका सिकुड़ करके क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। यानी जब कोशिका को हम अल्प पराशरी विलयन में डालेंगे तो कोशिका सिकुड़ जाएगा। इसका हुआ आयतन, ये उसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। या आपसे पूछेगा कि एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका का आयतन घट गया, तो वो विलयन कैसा? या अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका क्या होगा? उसका आयतन क्या होगा? या कोशिका आयतन घटने का मतलब सिकुड़ कर कोशिका क्या होगा? अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका का जल का बाहर निकलना एक्सोऑस्मोसिस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोऑस्मोसिस भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एक्सोऑस्मोसिस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोऑस्मोसिस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोऑस्मोसिस भी कहलाता है। यानी हिंदी में क्या कहलाता है? बाह्य परासरण कहलाता है। यानी कि बाह्य परासरण किस विलयन में संभव है? अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका के जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाह्य परासरण भी कहलाता है, एक्सोऑस्मोसिस भी कहलाता है।
क्या? अरे गड़बड़ा गया यहां पर, सॉरी। नोट में लगता है, 1 मिनट। अल्प पराशरी बिलियन में रखने। अल्प पराशरी बिलियन में जल का कोशिका में प्रवेश करना। कोशिका में तो प्रवेश नहीं होगा, उल्टा हो गया क्या? 1 मिनट। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कम। और सॉरी, परासरण गड़बड़ा गया है दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हुआ है। ध्यान दीजिए, परासरण में ज्यादा से कम नहीं, कम से ज्यादा की ओर जाता है। हम अल्प पराशरी विलयन में डाल दिए, परासरण गड़बड़ा गया है। ध्यान दीजिए आपसे, कोशिका के कोशिका द्रव में क्या है? ज्यादा है, बार में क्या है? कम है। तो परासरण का परिभाषा ये पढ़े थे कि परासरण में जल के अणु कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता। यहां पर गड़बड़ हो गया था, कम सांद्रता से किधर जाता है? ज्यादा। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका के बाहरी भाग में कोशिका झिल्ली होते हैं। अब कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? क्या होती है? अर्ध पारगम होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम होता है। तो अर्ध पारगम होने के कारण ये झिल्ली भी उपस्थित होगी, जो परासरण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अब इस विलयन में यानी कि अल्प पराशरी विलयन में परासरण की भूमिका स्पष्ट यहां पर शुरू होगा। और परासरण में गमन कौन करेगा? जल। और आप जानते हैं कि कोई परासरण की प्रक्रिया में जल जो गमन करते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से। तो ये विलयन से प्रवेश कर जाएंगे किसमें? कोशिका में। विलयन से प्रवेश कर जाएंगे और इससे होगा कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। कोशिका क्या होगा? फूल जाएगा, यानी उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर होगा? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपसे यहां पर प्रश्न क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है कि एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका फूल गया, वो क्या कहलाए? वो विलयन कैसा होगा? या अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर क्या होता है? कोशिका का आयतन क्या होता है? या कोशिका फूल जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर आइए कि कोशिका के भीतर जल प्रवेश करने का जो माध्यम यहां पर बना है, इसको हम इंडोएस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोओस्मोसिस कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना है कि परासरण की प्रक्रिया में जल कम सांद्रता से अधिक की ओर गमन करेंगे, कम सांद्रता से अधिक की ओर गमन करेंगे। कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों, अल्प पराशरी विलयन जो है, अल्प पराशरी विलयन के बाद आप तीसरा विलयन पर आइए। तीसरा विलयन है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी क्या? अति पराशरी विलयन। अब 2 विलयन आप समझ गए। दोनों विलयन में कोशिका को डालने पर क्या होता है देख ही लिए है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आइए सबसे पहले यही अति पराशरी विलयन को समझते हैं। अगर आप 2 विलयन को समझ गए हैं तो आप इसके बारे में निश्चित अनुमान लगा लिए होंगे कि यह विलयन कैसा होने वाला है। यह विलयन वो विलयन है दोस्तों जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से क्या होगा? अधिक होगा। जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से क्या होगा?
अधिक होगा। वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? अति पराशरी विलयन कहते हैं। तो अति पराशरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसमें कोशिका को डाल देंगे तो क्या होगा दोस्तों? अति पराशरी विलयन में कोशिका को डाल देंगे तो क्या होगा? डाल दिए, बाहर में सांद्रता क्या है? अब कोशिका के भीतर, अब कोशिका झिल्ली होने का अर्ध पारगम तो है, परासरण के लिए पूरा व्यवस्था बना हुआ है यहां पर, और परासरण होगा तो जल के अणु कम सांद्रता से, और कम सांद्रता से अधिक तो कोशिका से बाहर विलयन में आ जाएगा। अब कोशिका का जल विलयन में आ जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। यानी कि अति पराशरी विलयन में आप डालिएगा तो कोशिका क्या होगा? और सिकुड़ जाना। सिकुड़ इसलिए गया है कि बाहर का पानी क्या हो गया है? सॉरी, कोशिका के अंदर का पानी क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। तो किस एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका का आयतन सिकुड़ जाता है, तो वो कैसा विलयन है? एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका फूल गया तो अल्प पराशरी विलयन है। एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका सिकुड़ गया तो वो अति पराशरी है। अल्प पराशरी विलयन में डालने पर कोशिका के भीतर जल का प्रवेश करना अंतः परासरण है, और अति पराशरी विलयन में कोशिका डालने पर कोशिका के जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाह्य परासरण कहलाता है। और बाह्य परासरण की इस प्रक्रिया को जीव द्रव कुंचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कुंचन। यहां पर बाह्य परासरण हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि कोशिका का पानी बाहर निकल रहा है। इस प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? जीव द्रव कुंचन नाम है। इस प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो अचार बनते हैं वो बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का क्या हो जाता है? जीव द्रव कुंचन हो जाता है। अचार को खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं या अन्य कोई सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक है, अन्य कोई क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक है, अन्य कोई सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया जो अचार को खराब करेगा वो रहता है। हम क्या करते हैं? अचार में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा देकर उसकी सांद्रता को क्या करते हैं? यानी बाहर की सांद्रता बढ़ जाने से क्या हो जाता वो, और जो सूक्ष्मजीव होता है उसके कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता क्या होती है? और इस कारण जो है उस सूक्ष्मजीव के कोशिका द्रव का सारा जल निकल कर बाहर आ जाता है, उसका कोशिका क्या हो जाता है? अब जब दोस्तों कोशिका का कोशिका द्रव ही निकल गया तो वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अधिक से अधिक दिनों तक अचार सुरक्षित रहते हैं वो इसलिए कि वहां पर भी सूक्ष्मजीव के कोशिका के साथ कौन सी घटना घटती है? जीव द्रव कुंचन की घटना घटती है, प्लाज्मोलाइसिस की घटना घटती है। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव कुंचन, बाह्य परासरण, एक ही बात हुआ दोस्तों, कोशिका का जल क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा। कोई दिक्कत है? तो 3 प्रकार के विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका के साथ कौन कौन सी घटना घटी, आप समझे कि नहीं समझे? एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका फूल गया तो वो विलयन अल्प पराशरी या अति पराशरी? अल्प पराशरी है। एक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका सिकुड़ गया तो वो विलयन अति पराशरी है। वो विलयन क्या है? अति पराशरी है। कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर समपराशरी विलयन में डालेंगे तो कोशिका के साथ कोई भी घटना नहीं घटेगा। यानी कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से अगर हम किसी बाहरी विलयन की सांद्रता को कंपेयर करें तो हमें कितने प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे? समपराशरी, अति पराशरी और
ध्यान रखिएगा कि बिलियन का ये जो क्लासिफिकेशन है, सम पराशरी, अति पराशरी, अल्प पराशरी, ये क्लासिफिकेशन तभी मान्य है जब हम इस बिलियन, किसी बिलियन की सांद्रता का कंपेयर कोशिका के कोशिका द्रव से करें। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? परासरण हो गया दोस्तों। विसरण भी, विसरण का महत्व ज्यादातर जंतुओं के लिए है, हालांकि पौधे में भी होते हैं, और परासरण का महत्व ज्यादा पौधों के लिए है। परिवहन की जो ये दो प्रक्रियाएं पढ़े हैं, विसरण और परासरण, इनमें विसरण का महत्व जंतुओं के लिए है और परासरण का महत्व, हालांकि दोनों में ही विसरण परासरण जगह जगह पर घटते हैं, लेकिन अगर आप कहिएगा कि जंतुओं के शरीर में परिवहन का जो अधिकांश माध्यम है दोस्तों, वो माध्यम है विसरण, वही पौधों में परिसरण का अधिकांश जो माध्यम है वो है परासरण। पानी जल को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, समझिए, हम लोग टंकी, नीचे का पानी टंकी में ले जाते हैं, मोटर चलाना पड़ता है। अब पौधों में ऑटोमेटिक मोटर है, कोई मोटर नहीं, पानी जाएगा ऊपर, है ना जी? ये किसके कारण होता है? ये परासरण के कारण होता है। पौधा कोई ऊर्जा खर्च नहीं। बरगद, पीपल, यूकेलिप्टस का पेड़ आप देखे होंगे कितने विशाल है। अगर हम नीचे के जल को ऊपर ले जाना चाहेंगे तो समझिए मोटर कितना चलेगा, कितना ऊर्जा खर्च होगा। लेकिन परासरण के द्वारा कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। अब पानी जड़ से लेकर कहां तक पहुंच जाता है? पत्तियों तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, और उसमें परासरण के अलावे भी अन्य कई चीज को योगदान होता है, ये हम पढ़ेंगे पौधे वाले चैप्टर में, लेकिन होता है ऐसा ही। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? तो परिवहन का माध्यम भी आप समझ गए। आइए अब समझते हैं कोशिका विभाजन को। ठीक है, कोशिका विभाजन को। हल्ला मत करिए, पढ़िए, नोट को पढ़िए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्या? बस परासरण के कारण। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाला पढ़ेगा नहीं तो पागल पागल जैसे कमेंट, फालतू फालतू कमेंट। ठीक है, हमारा क्लास है कि जो लेट से जुड़ेगा उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, एकदम गाली दे रहा है एक दूसरे को। तुमको देख लेंगे, तुमको देख लेंगे। 2-3 साल ऐसे करेगा, किसी को कोई देखने वाला नहीं रहेगा। रहेगा? बताइए। एग्जाम दिनों दिन टफ होते जा रहा है। ठीक है, नहीं होते जा रहा है। अब आइए दोस्तों कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझते हैं। कोशिका विभाजन, सेल तो समाप्त हो गया है, सेल समाप्त है। अल्लाह बातचीत क्या कर रहे जी? सेल समाप्त हो गया है। ये जो परासरण विसरण पर है, ये बूस्टर डोज था हमारा, टॉप कराने वाला क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नौकरी होने और न होने वालों के बीच सिर्फ 2 और 3 मार्क का फासला है, कभी कभी तो 1 मार्क का फासला होता है। 1 मार्क के कारण एक को नौकरी हो गया, एक को नौकरी नहीं हुई। हम मेरिट का बात करते हैं और उन विद्यार्थियों को बात करते हैं जो पढ़ते हैं। फॉर्म तो 10 लाख गिरता है, पढ़ने वाले उसमें लाख ही होते, टक्कर उनके बीच होता है। बाकी तो 9 लाख पिकनिक मनाने के लिए फॉर्म भरते हैं।
ठीक है। अब जो विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है तो फॉर्म भर रहा है और सोच रहा नौकरी हो जाएगा, तो ये तो अलग बात है, सोचना तो किसी को बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो पूरा 10 लाख फॉर्म गिरा है, तो 1 लाख बच्चों के बीच जो कंपटीशन होता है दोस्तों, तो उसमें नौकरी होने और ना होने के बीच सिर्फ 1 या 2 मार्क का होता है, और 1 या 2 मार्क के लिए ही हम हर चैप्टर को कुछ आगे की ओर ले जाते। जैसे सेल सब पढ़ता है, लेकिन पराशरण विसरण पढ़ करके आप सेल को कंप्लीट पढ़ लिया, अब औकात नहीं है कि कोई सेटर सेल का क्वेश्चन सेट कर दे, आपको नहीं बने, बनेगा ही बनेगा, और आपको जबरदस्ती बनेगा। ठीक है। अब आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सेल डिवीजन। हर बढ़ाइएगा नहीं, आज समाप्त करना हमको चैप्टर को। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ध्यान दीजिए। कोशिका विभाजन हमारे शरीर में नए कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसी का नाम क्या है? कोशिका विभाजन वो प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा शरीर में, किसी भी सजीव के शरीर में पुराने कोशिका से क्या बनता है। यानी हमारे शरीर में या पेड़ पौधों के शरीर में या किसी भी सजीव के शरीर में दोस्तों, नया कोशिका जो बनता है वो पहले से मौजूद पुराने कोशिकाओं से बनता है, और पहले से मौजूद पुराने कोशिकाओं से जो नया कोशिका का निर्माण होता है, इसी निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन क्या है, समझ गए? और अगर हम सेल थ्योरी की बात को माने, या अगर आपको सेल थ्योरी के बारे में याद है, तो इतना तो पता ही होगा कि कोशिका विभाजन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है किसका? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस कोशिका विभाजन करवाने वाला मुख्य इकाई है कोशिका का। कोशिका विभाजन करवाने वाला मुख्य इकाई है कोशिका का। कोई दिक्कत? तो कोशिका विभाजन हम समझ गए। अब कोशिका विभाजन के 3 तरीके हैं। कोशिका विभाजन के ए माइटोसिस और समसूत्री, दूसरा माइटोसिस समसूत्री, और तीसरा मियोसिस, यानी क्या? अर्धसूत्री। इस प्रकृति में पुराने कोशिका से जो नए कोशिका बनता है, उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। और यह कोशिका विभाजन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। यह कोशिका विभाजन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। असमसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, असमसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है असमसूत्री, क्या है समसूत्री और क्या है अर्धसूत्री। सबसे आसान कोशिका विभाजन है असमसूत्री, यानी कि ए माइटोसिस, जो केवल और केवल किसमें होता है? यूनिसेलुलर में। हालांकि घाव की जो कोशिका है, जहां पर घाव उत्पन्न हो जाते हैं जंतु में, वहां की कोशिकाएं भी किस तरह का विभाजन करने लगती है? ए माइटोसिस। लेकिन अगर बात ए माइटोसिस की होगी, तो ए माइटोसिस कोशिका विभाजन मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब जीवों में होता है, एक कोश के जीवों में। और यह कोशिका सबसे आसान यह कोशिका विभाजन सबसे आसान तरीका से होता है। यानी तीनों कोशिका विभाजन में जो सबसे आसान तरीके से होने वाला कोशिका विभाजन है, वो कौन है? ए माइटोसिस।
अब इस कोशिका विभाजन में क्या होता है दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे इतना आसानी से कैसे हो सकता है। यह है कोशिका, ये है क्या, केंद्र। उसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा, केंद्रक थोड़ा लंबा होगा, केंद्रक क्या होगा, फिर अगला स्टेप में केंद्रक जो है टूट कर कितना बन जाएगा, केंद्रक टूट कर कितना बन जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा, बीच में पतला होगा, बीच में क्या होगा, पतला होगा, ये बीच में पतला होगा, एक केंद्रक इधर एक केंद्रक टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कहिए इससे कोई आसान तरीका है? यही होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन में। पहले अंदर में केंद्रक और जीवाणु है तो उसमें तो केंद्रक भी इस तरह का नहीं होते, उसमें तो बीच से पतला हुआ और टूट के अलग हो गया। तो एक कोशिकीय सजीव जो वृद्धि करते हैं उसमें तो वृद्धि नहीं होता है क्योंकि एक ही कोशिका रहना है उसमें। एक कोशिकीय जीव जो प्रजनन करते हैं उसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, एमाइटोसिस। और एमाइटोसिस में एक कोशिका टूटकर कितना बन जाता है, दो, कभी कभी एक से हजारों बन सकता है, ये भी है। लेकिन इस कोशिका विभाजन नहीं होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है दो भागों में, या अगर एक कोशिका से ढेर सारे कोशिकाएं बनना है तो ढेर सारे केंद्रक का पहले निर्माण होता है, फिर सभी केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव जमा होता है और फिर कोशिका भित्ति उनको घेर कर अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से एक कोशिका से दो या अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्लियर है बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दूसरा कोशिका विभाजन पर। समझ रहे हैं दोस्तों, थोड़े थोड़े आ रहा है, इसका मतलब 2 क्लास आप नहीं किए, 2 क्लास किए हैं तब भी थोड़े थोड़े आ रहा है। चलिए तब तो जरूरी है दूसरा मास्टर पकड़ने का दोस्तों, ठीक है। हाँ, क्योंकि समझ में पूरा आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा परीक्षा नहीं निकलेगा, ठीक है। आइए समसूत्री कोशिका विभाजन पर बात करते हैं। और दोस्तों एक बात समझ लेते हैं, हम कोशिका विभाजन के विस्तार में नहीं जा रहे। कोशिका विभाजन अपने आप में काफी विस्तृत चैप्टर है, जो पहली बार अगर कोई बायोलॉजी रखे होंगे ये 11th से स्टार्ट होता है, यानी कि अंडर 19th जब आप पढ़े होंगे तो कोशिका विभाजन के बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो कोशिका विभाजन मूल रूप से जो है 11th का टॉपिक हो जाता है, तो परीक्षा में ज्यादातर इससे प्रश्न आते नहीं। हाँ, जब आप एनडीए सीडीएस जैसे संघ लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका अगर आप प्रश्न देते हैं, उसका एग्जाम देते हैं, तो उसमें निश्चित ही कोशिका विभाजन से प्रश्न होता है। तो हम कोशिका विभाजन को इस तरह से देख रहे हैं कि ताकि जो एग्जाम में आते हैं कभी कभी प्रश्न वो आपसे हल हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो कोशिका विभाजन के विस्तार में जाएंगे ना दोस्तों, तो कोशिका विभाजन अपने आप में कोशिका से भी बड़ा चैप्टर है, तो हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आइए समसूत्री कोशिका विभाजन। यह कोशिका विभाजन सोमैटिक सेल में होता है। किस सेल में? इसको हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका। अब कहिएगा कायिक कोशिका क्या है? देह की कोशिका, बॉडी का कोशिका क्या है? या जनन कोशिका को छोड़कर, जनन कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं शरीर में क्या है? कायिक कोशिका। हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, यानी जनन कोशिका छोड़कर। और जनन कोशिका दो ही है शरीर हमारे ब्लड में, एक स्पर्म सेल और दूसरा ओवा सेल। इसको जनन कोशिका कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। इसके द्वारा जनन की प्रक्रिया आरंभ होती है जंतुओं में, मानव में भी। तो इन दोनों कोशिका को छोड़ दे तो अन्य कोशिकाओं में किस तरह का कोशिका विभाजन? समसूत्री माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सेल डिवीजन? तो माइटोसिस सेल डिवीजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। या जनन कोशिकाओं को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी कोशिका किस प्रकार विभाजित होते हैं? समसूत्री। और समसूत्री तो केवल एक कोशिका में ही सिमटा रह गया, केवल घाव के कोशिका में कहीं कहीं पर वो समसूत्री आपको मिला।
बाकी जनन कोशिका को छोड़कर जो भी कोशिकाएं हैं जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर में, उन कोशिकाओं में विभाजन किसके द्वारा होता है? समसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन के 2 स्टेप है, यानी 2 स्टेप में समसूत्री विभाजन जो है वो आपको होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन कितने तरह से होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन कितने स्टेज में पूर्ण होता है? 2 स्टेज में। पहला है स्टेप कैरियोकिनेसिस, पहला स्टेप क्या है? और दूसरा स्टेप है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। तो समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस, सेल डिवीजन जो कायिक कोशिकाओं में होता है, किन कोशिका में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। उन कोशिकाओं में कायिक कोशिका में होता है। यह कोशिका विभाजन कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। अब इन 2 स्टेप में जो पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप कौन है? कैरियोकिनेसिस। ये सेकेंड स्टेप है, यानी कि अगर माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो पहले क्या होगा? कैरियोकिनेसिस, और उसके बाद क्या होगा? साइटोकिनेसिस। अब आइए कि आखिर कैरियोकिनेसिस में क्या होता है। कैरियोकिनेसिस में सेल का जो न्यूक्लियस है दोस्तों, सेल का न्यूक्लियस कितने भाग में बढ़ता है? 2 भाग में बट जाता है। यानी कैरियोकिनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिका का केंद्र कितने भाग में बटा, और साइटोकिनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें किसका बंटवारा होता है? कोशिका द्रव का। यानी कैरियोकिनेसिस में कौन बढ़ता है 2 भागों में? या समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान जो केंद्रक में विभाजन होता है, न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में भी कैरियोकिनेसिस ही कहते हैं। कोशिका द्रव में होने वाले विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस। केंद्रक में होने वाले विभाजन को और कोशिका द्रव में होने वाले विभाजन को। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि दोनों ही विभाजन में 4 स्टेप होते हैं। यानी कैरियोकिनेसिस यानी न्यूक्लियस जो 2 भागों में बढ़ता, कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। और साइटोकिनेसिस में जो कोशिका द्रव होता है, ये भी कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। पहला स्टेप है प्रोफेज। कौन? प्रोफेज। दूसरा स्टेप है मेटाफेज। तीसरा स्टेप है एनाफेज। और अंतिम अवस्था है टेलोफेज। ये दोनों में होता है दोस्तों, दोनों में, कैरियोकिनेसिस में भी। और यानी कैरियोकिनेसिस में न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ता है, और ये भी कितने स्टेप में जाकर पूर्ण होता है? पहला स्टेप क्या है और दूसरा स्टेप क्या है? ये 4 स्टेप हुआ। प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ, टेलोफेज हुआ, कैरियोकिनेसिस खत्म। और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस भी शुरू होगा, पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज। टेलोफेज खत्म होगा, कोशिका द्रव कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। अब जब केंद्रक 2 भागों में बट गया, कोशिका द्रव 2 भागों में बट गया, उसी तरह उसके बाद कोशिका भी कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। लेकिन पौधे में जो है सोमेटिक्स, पौधे में जो होता है, प्लांट में जो होता है दोस्तों, प्लांट में जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो एनिमल से थोड़ा अलग होता है। प्लांट में कैरियोकिनेसिस समाप्त हुआ, साइटोकिनेसिस समाप्त हुआ, और उसके बाद निर्माण होता है किसका? सेल प्लेट का। किसका निर्माण होता है? सेल प्लेट का निर्माण होने के बाद कोशिका कितने भाग में टूट जाता है? 2 भागों। यानी प्लांट में माइटोसिस सेल डिवीजन किसके बनने के कारण होता है? जबकि एनिमल के माइटोसिस सेल डिवीजन में कोई सेल प्लेट, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस समाप्त होने के बाद, कैरियोकिनेसिस साइटोकिनेसिस समाप्त होने के बाद कोशिका बीच से क्या होता है? पतला होता है, और टूट कर क्या होता है? अलग होता है। टूट कर क्या होता है? तो माइटोसिस सेल डिवीजन में सेल प्लेट का निर्माण केवल किसमें होता है?
क्या एनिमल में सेल प्लेट का निर्माण होता है? नहीं होता है। और इस तरह जब माइटोसिस सेल डिवीजन खत्म हो जाता है 2 स्टेप के बाद, तो एक कोशिका से कितना बनता है? 2 बनता है। एक कोशिका से 2। इसके पहले जो आप पढ़े थे ए माइटोसिस, उसमें एक कोशिका से 2 भी बन सकता था, एक कोशिका से 1000 भी बन सकता था, या अनेक भी बन सकता था। लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन अगर कहीं पर भी होगा, चाहे वो पौधे में हो चाहे वो जंतु में हो, एक कोशिका से हमेशा कितना? 2 कोशिका बनेगा। तो माइटोसिस सेल डिवीजन कितने स्टेप में क्लियर हुआ? 2 स्टेप में, कैरियोकिनेसिस और पहले कैरियोकिनेसिस की पहले साइटोकिनेसिस। पहले क्या होगा? उसके बाद ही साइटोकिनेसिस होगा। कैरियोकिनेसिस में सेल का न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ता है, साइटोकिनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म 2 भागों में बढ़ता है। माइटोसिस सेल डिवीजन समाप्त होने के बाद एक कोशिका में कितने कोशिका बनेगा? 2। आ जाए तीसरा पर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और नहीं समझ रहे हैं ना, उसका भी इलाज है हमारे पास, और उसका तो और बेहतरीन इलाज है। बिना समझे बिना पढ़े नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आपके रूम के नीचे, मतलब दरवाजे के अंदर से है, जबकि ज्वाइनिंग आपके रूम में। कैसे? अब ध्यान दीजिए, जो भी चीज पढ़वाएंगे चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद उस चैप्टर के अंत में सारे क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट है, और वह क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल सभी प्रकार के बुकों का कलेक्शन है। यह नहीं कि इसमें लुसेंट का है, घटनाचक्र का नहीं है, दोनों का एक जगह है। बाकी जो भी प्रचलित किताब है या फिर प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले के बीच काफी पॉपुलर है, उनके प्रश्नों को एक जगह हम कर दिए। वो एक एक करके आपको हम बताएंगे। और यही नहीं, एनसीईआरटी के बुक्स जितना हमें अवेलेबल हो सका, पुराना नया तो अवेलेबल है ही, पुराना भी, सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दिए। वो एक एक क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर ये होगा, पहले थ्योरी को पूरा समझाएंगे और फिर एक एक क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे। क्वेश्चन का कलेक्शन इतना है दोस्तों को उससे बाहर ना कभी आया है, और आएगा तो उसे बिहार में कोई नहीं बनाएगा। अरे हल्ला मत करिए। बिहार का नाम इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में आज भी एक से एक यूनिवर्सिटियां हैं, तो वहां के छात्र कुछ स्पेशल कंटेंट वाले होते हैं, ठीक है, और तो हम ले लेते हैं। लेकिन बिहार में कोई नहीं, उसे केवल पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही बना सकता है, ठीक है। तो आप श्योर नहीं लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। या तो आपसे बनेगा या किसी से नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों, आइए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होता है, केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है केवल और केवल किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में, यानी स्पर्म सेल में और ओवा सेल में। स्पर्म और ओवा सेल जो विभाजित होती है दोस्तों, वह किस विभाजन में होता है? और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी 2 स्टेप में संपन्न होता है। कितने स्टेप में? पहला स्टेप को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा स्टेप को कहते हैं मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेल डिवीजन भी कितने टाइप का? 2 टाइप का, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। और इसको कहते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। क्या कहते हैं? होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन केवल और केवल किन कोशिकाओं में होता है?
रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, उसके अलावे किसी भी अन्य सेल में नहीं होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन जो है ये भी कितने स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में जाकर, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट का दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन है, जबकि मियोसिस 2 का नाम होमोटाइपिक डिवीजन है। होमोटाइपिक डिवीजन है। कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों कि आप जो माइटोसिस का स्टेप देखे थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस वाला, उसमें आप केंद्रक को 2 भागों में बढ़ते हुए देखे थे, कोशिका के 2 भागों में बढ़ते हुए देखे थे। ये स्टेप माइटोसिस वाले के स्टेप से डिफरेंट है, और वो इस मायने में डिफरेंट है कि इसमें कोशिका ही 2 भागों में बढ़ता है। मियोसिस फर्स्ट में भी एक कोशिका से कितना बन गया? 2, और मियोसिस सेकेंड में भी एक कोशिका से कितना बने? यानी जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो एक कोशिका से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। माइटोसिस में 1 से 2, मियोसिस में 1 से, एमाइटिसिस में 1 से 2 या 1 से अनेक। बात को समझ रहे हैं ना आप? अब आइए कि मियोसिस फर्स्ट वाला जो अवस्था है वो ठीक उसी तरह होता है जिस तरह कैरियोकाइनेसिस में स्टेप हुआ था और साइटोकाइनेसिस में। यानी मियोसिस फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट होता है, इसमें भी पहला स्टेप क्या होता है? प्रोफेज 1। चूंकि ये मियोसिस 1 है तो इसीलिए इसमें 1 लगाएंगे, नहीं तो फिर वही प्रोफेज के बाद क्या, मेटाफेज होता। प्रोफेज के बाद कौन फेज होता है? मेटाफेज होता है। मेटाफेज के बाद जैसे आपको माइटोसिस में हुआ था ठीक उसी तरह इसमें क्या होता है? टेलोफेज होता है। इसमें क्या होता है? टेलोफेज होता है, टेलोफेज। और इसमें सब में 1-1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये मियोसिस फर्स्ट का है। क्लियर हो गया? अब मियोसिस फर्स्ट का जो ये स्टेप देख रहे हैं, प्रोफेज स्टेप, मेटाफेज स्टेप, एनाफेज स्टेप, टेलोफेज स्टेप, इसमें सबसे लंबा स्टेप कौन है? प्रोफेज फर्स्ट है। और प्रोफेज फर्स्ट के कई अवस्थाएं हैं। इसका प्रोफेज स्टेप कई स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है, जिसका पहला है लिप्टोटीन, दूसरा क्या है? जाइगोटीन, ठीक है। उसके बाद पैकाइटिन। क्या होता है? पैकाइटिन। अब पैकाइटिन के बाद सही करिएगा तो डिप्लो होगा। क्या होगा? डिप्लोटीन होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सही करिएगा, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट का पहला पिता लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन। अब पैकाइटिन के बाद डिप्लोटीन, पैकाइटिन के बाद, नोट में थोड़ा गलत लिखा हुआ, डिप्लोटीन की जगह क्या लिखा हुआ है? तो उसको डी बना दीजिए, डिप्लोटीन कर दीजिए। और डिप्लोटीन के बाद क्या होता है? डायकेनेसिस होता है। क्या होता है? डायकेनेसिस होता है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट में कई अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज पहला, टेलोफेज सबसे लास्ट का। अब प्रोफेज 1 सबसे बड़ा अवस्था, और इसमें कई अवस्था, 2, 2, 4, 1, यानी 5 स्टेप के बाद सिर्फ कंप्लीट होता है कौन? फिर क्या होता है? फिर टेलोफेज। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद एक कोशिका से कितना? 2, मियोसिस फर्स्ट। और उसके बाद शुरू होगा क्या? मियोसिस। मियोसिस सेकेंड ठीक उसी तरह होता है जिस तरह माइटोसिस में हुआ था। मियोसिस सेकेंड में सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हुआ, खत्म। यानी कि मियोसिस फर्स्ट का जो प्रेफेज वाला लंबा अवस्था था वो मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज में, और इस तरह से मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड होने पर, समाप्त होने पर, एक कोशिका से कितना बनता है? 4 कोशिका बनता है। एक कोशिका से कितना बनता है? 4 कोशिका बनता है। एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों कि चारों में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। जैसे मनुष्य के एक सेल में कितने, तो ये मियोसिस के बाद कितना बचेगा? 23 बचेगा। क्या बचेगा? 23 बनेगा।
यानी मियोसिस सेल डिवीजन जो एक कोशिकाओं से 4 बनाते हैं, उन 4 कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी आधी होती है, पूरी नहीं होती है। उसी तरह फीमेल में जो भी ओवा सेल में विभाजन होगा उसमें भी क्या होगा, आधा आधा रहेगा। अब कहिएगा ये आधा आधा रहता फिर कैसे होता है, तो ये जनन कोशिका है। आधा गुणसूत्र जो है यह पिता से लेता है और फिर आधा गुणसूत्र किससे प्राप्त करता है, मादा। यानी कि स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम होगा और फिर उसके ओवा सेल में कितना, और दोनों जब आपस में मिलेगा फिर क्या हो जाएगा, 6। तो अब आप समझ गए ना कि जनन कोशिका में आधे क्यों रहता है। तो जनन कोशिका में 2 गुणों का समावेश होगा, माता और पिता के गुणों का। और बच्चों में माता और पिता दोनों का गुण समावेश होने के लिए दोनों के गुणसूत्र का समावेश होना बहुत, इसीलिए जनन कोशिका में जो मियोसिस हुआ है उसमें आधे आधे ही क्रोमोसोम है, और पुनः फर्टिलाइजेशन के बाद जो मिलेंगे तो दोनों में गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। और जब 2 प्रकार के गुणसूत्र मिलकर एक नए टाइप का निर्माण करता है तो इससे नयापन आता है। क्या आता है, नयापन आता है। और ये विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है कि न है, कोई दिक्कत दोस्तों? तो कई ये सेल समाप्ति की घोषणा कर दे। दोस्तों सेल में कुल 4 क्लास लिए हैं। आगे की क्लास में हम एक एक प्रश्न पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अगले को क्लास में हम प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों ठीक इसी तरह हम आगे के चैप्टर पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए ऑनलाइन वाले अब बोलिए। ऑनलाइन वाले बहुत इधर उधर कर रहे थे। चलिए दोस्तों, दीपक कुमार क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा हम एक एक क्वेश्चन पर आने वाले हैं। ओस्मोसिस के नोट्स का फर्स्ट पॉइंट देखिए। ओस्मोसिस का फर्स्ट पॉइंट कहां देखे, नोट देख रहे हैं उत्कर्ष सोलंकी। जल के अधिक सांद्रता वाले, हाँ जल की सांद्रता की बात की गई है। ठीक है, और जल की अधिक सांद्रता का मतलब जल ज्यादा है, जल की कम सांद्रता का मतलब कम है। और बात की थी वो बिलियन की थी दोस्तों,